15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन। आज़ादी के बारे में अक्सर सोशल मीडिया के इस दौर में हमें अधूरी कहानियाँ या एक तरफा कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। ऐसे में युवा पीढ़ियों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी के तथ्य क्या हैं। इस पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मशहूर हिस्टोरियन प्रोफेसर एस इरफान हबीब जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका TV9 के स्टूडियो में। हम आज़ादी का हर साल जश्न मनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया आजकल बहुत यूज़ करती है, उनके पास फ़िल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आती है या एक नैरेटिव आता है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं आती। तो मैं चाहता हूँ कि आज की इस पॉडकास्ट में हम तथ्य क्या हैं वो अपनी युवा पीढ़ी के साथ शेयर करें। जब भी आज़ादी की बात होती है तो गांधी जी की बात तो ज़रूर होती है। सवाल उठते हैं, ख़ास तौर पर आजकल तो कुछ ज़्यादा ही सवाल उठते हैं, लेकिन सब ये जानना चाहते हैं, क्या गांधी जी देश को जल्दी आज़ाद करवा सकते थे? क्या आज़ादी में उनका जो रोल था वो उतना था या उसे डिमिनिश किया जाता है? नहीं, ये सवाल अक्सर मुझसे भी पूछे जाते हैं जब भी मैं कहीं बोलता हूँ या कुछ किसी प्रोग्राम में भाग लेता हूँ। बात ये है कि आजकल लोग, एक तो ये हो गया है कि इतिहास को एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की जाती है, और महात्मा गांधी के बारे में जो सवाल जो लोग उठाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग, सब नहीं, ज़्यादातर लोग वही हैं जो ये चाहते हैं कि कुछ कमियां उनके पूरे जो संघर्ष रहा उसमें निकाली जाएं। कमियां ज़रूर होती हैं, और गांधी कोई प्रॉफिट नहीं थे और एक इंसान है, उसमें बहुत सी कमियां रही होंगी। मैंने जो लिखा है उसमें भी मैंने कोशिश की है ये बताने की कि कहाँ कमियां थीं। लेकिन आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि गांधी ने क्या वैल्यूज़ छोड़ी विरासत में जो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गांधी को सिर्फ स्वच्छ भारत का एम्बेसडर बनाकर नहीं देख सकते, जो गलत नहीं है, उस पर स्वच्छता पर उनका जोर था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ था। गांधी ने भाईचारे की बात की, गांधी ने अहिंसा की बात की, गांधी ने विश्व प्रेम की बात की, धर्म और जाति से उठकर, रेस से उठकर सब विश्व एक है, प्यार मोहब्बत है, उसकी बात की। ये सब गांधीयन वैल्यूज़ हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। सवाल उठाने चाहिए, सवाल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह है कि गांधी ने जो कुछ विरासत छोड़ी, विचारों की विरासत, आइडियाज़ की विरासत, उस पर भी तो कुछ जोर देने की ज़रूरत है। उस पर हम कितना जोर देते हैं, उससे हम क्या सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज एप्लीकेबल नहीं है, उनसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी, मैं बात करूँगा तो फिर ज़्यादा बात हो जाएगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गांधी के या महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी में थी, उनका इस्तेमाल आज नहीं हो, उनका ज़रूरत नहीं है, या उनकी रेलेवेंस उतनी नहीं है जितनी उस समय थी, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में थी। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था और गांधी जी ने सडनली एक इंसिडेंट के बाद उसको वापस ले लिया, बहुत बड़ा जो दूसरे रेवोल्यूशनरीज थे उनसे नाराज़ थे कि क्यों लिया गया, हम देश को आज़ादी दिलाने के करीब थे, सरकार जो है क्रम्बल कर गई थी। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो मूवमेंट कंटिन्यू रहता और जिस मोमेंटम के साथ वो मूवमेंट चल रहा था, क्या देश पहले आज़ाद हो जाता? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज़ाद होने का तो एक हिस्टोरिकल एक वक्त था जब होना था। वो ये बिल्कुल गलत है कि हम उस मौके पे पहुंच गए थे कि हम आज़ाद हो जाते। उसमें सिर्फ क्रांतिकारी नाराज़ नहीं थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी नाराज़ थे, बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू भी नाराज़ थे, उसमें और कांग्रेस के नेता भी नाराज़ थे। और वो नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन को, एक हिंसा की जो वारदात हुई जिसमें लोगों की जान गई, चौरी चौरा वाला, तो नहीं होना चाहिए था।
और गांधी ने जो फैसला लिया उससे लोगों में एक शौक लगा। और लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है कि लोगों ने सोचा कि ठीक है, जो गांधी ने फैसला किया वो ही नोज बेटर। और लोग अपने आप सभी लोग गांधी को एक लीडर मानते थे, उस बावजूद इसके कि वो लोग एग्री नहीं करते थे, लेकिन लोग साथ रहे। लेकिन ये कहना कि अगर आंदोलन वापस ना होता तो देश को आज़ादी मिल जाती, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं और इतिहास में हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पर फैसले नहीं होते। सोशल मीडिया पर यही क्वेश्चन, हाँ, सोशल मीडिया पर इसलिए होता है कि सोशल मीडिया पर वो लोग ये सब चीज़ उठाते हैं जो लोग इतिहास को नहीं पढ़ते। इतिहास को पढ़ना समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद आप ओपिनियन बनाएं। और बिना पढ़े ये कह देना कि साहब एक चौरी चौरा के बाद 1921-22 की बात है, उससे देश आज़ाद हो जाता, ये मतलब इसमें जब 1947 में आज़ाद हुआ 20 साल बाद 25 साल बाद उसके बाद भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उस आज़ादी के आंदोलन से या उस आज़ादी के आंदोलन के नेताओं से सीखनी चाहिए। बिल्कुल। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? आप कमियां निकालते हैं। आप एक पूरे इतिहास में 25 साल का तो कोई रोल ही नहीं है। इतिहास तो सदियों का इतिहास होता है ना। बिल्कुल। तो अगर आप ये मान भी लें कि देश आज़ाद हो जाता, तो उसके बाद भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। उन नेताओं के विचारों से, उन नेताओं की विरासत जो उन्होंने छोड़ी, और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। सवाल ये भी है ना कि अगर मान लीजिए अगर देश उस समय आज़ाद हो जाता, लेकिन देश के आगे फिर कितनी सारी चुनौतियां थी। आपके पास डिप्रेशन था, बिल्कुल, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर थी, इंडिया में क्या भूमिका होती है। तो वो सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, वो व्हाट इफ ही रह गए हैं। हाँ, वो तो है ही है। बिल्कुल। और इसके अलावा गांधी जी पर फेवरेटिज्म का भी आरोप लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं सरदार पटेल की जगह नेहरू को जो है तरजीह दी, उनकी वजह से कहते हैं कि वो पीएम बने। तो बहुत, आप इसे कैसे देखते हैं? इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट भी नहीं है। ये सरदार पटेल की अपनी जो स्पीचेज हैं, अपने जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको सुनिए, वो क्या कहते हैं। गांधी को तो भूल जाएं, सरदार पटेल क्या कहते थे नेहरू के बारे में। एक 1940 आज़ादी के कुछ पहले या कुछ बाद एक बड़ी रैली हुई थी बम्बई में, जहां सरदार पटेल और नेहरू दोनों लोग मौजूद थे। बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हुए सुनने के लिए। उसमें एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था जो वहाँ गया, और उसने एक ये सवाल किया सरदार पटेल से, कितने लोग बड़ी तादाद में सुनने आए। तो उस पर सरदार पटेल का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि भाई ये सब लोग अपने लीडर को सुनने आए, ये नेहरू को सुनने आए, मुझे सुनने नहीं आए, क्योंकि ये उस लीडर को सुनने आए जिससे ये मोहब्बत करते हैं। बड़ी तादाद में जो लोग इकट्ठे हुए, ये पटेल कह रहे हैं उस जर्नलिस्ट से। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें सिर्फ गांधी ने फैसला कर लिया था। तो गांधी ने ये अकेले थोड़ी फैसला किया। ये तो एक ओवर द इयर्स एक रेपुटेशन बनी नेहरू की, और उसके आधार पर ये फैसले हुए। फिर अगर मान भी लें कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री हो जाते, सरदार पटेल के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते लोग। सरदार पटेल का स्वास्थ्य इतना ख़राब था कि वो हार्ट पेशेंट थे, और पूरा 1.5 साल 2 साल तो उनका बहुत ही बीमारी में गुजरा। और आज़ादी के 2.5 साल के अंदर 1950 में उनका देहांत हो गया। तो बन भी जाते तो क्या होता, तो 2.5 साल में तो फिर वो नेहरू पर ही आता, पाकिस्तान के साथ जैसा हुआ। तो वो उस समय तो आपको एक मजबूत लीडर की ज़रूरत थी जो मजबूती के साथ लड़ सके, देश की समस्याओं का निवारण कर सके, जिसकी इमेज ऐसी हो जो नेशनली ना हो, इंटरनेशनल इमेज भी हो। सरदार पटेल एक बड़े जुझारू नेता थे, किसानों के लिए नेता थे। बारदोली का आंदोलन हो, चाहे वैसे भी मजबूत लीडर थे, लेकिन उनकी इमेज वो इमेज नहीं थी जो नेहरू की इमेज है। नेहरू की इंटरनेशनल इमेज, बिल्कुल, जो करिश्मेटिक लीडर थे। नेहरू की इमेज 1920s 30s में इंटरनेशनल इमेज थी।
जो पूरी दुनिया में नेहरू को बुलाया जाता था समाजवाद पर बोलने के लिए, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के लिए, हिंदुस्तान की नहीं अफ्रीका की और मुल्कों की, तो ये एक इमेज थी बनी हुई। तो गांधी ने जो फैसला किया या कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया वो इस सब रेपुटेशन को देख के किया, और जिसमें सरदार पटेल खुद शामिल हैं उस फैसले में। ये तो हम आज अपनी सियासत को चमकाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और नेहरू के ख़िलाफ़ जो एक माहौल है उसको थोड़ा हवा देने के लिए ये बात करते हैं, जो बड़े दुख की बात है, हमें नहीं करना चाहिए। और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम, अफसोस की बात यह है कि जब मैं ये सब सुनता हूँ तब आप इतिहास को अगर पढ़ें तो ये लगता ही है कि ये लोग ज़्यादा वक्त आपस में लड़ने में गुजारते थे, अंग्रेज़ों से पता नहीं कौन लड़ रहा था। मतलब ये एक बड़ा अजीब सी बात है कि वो इनके डिफरेंसेस की बात की जाती है ज़्यादा। पटेल, नेहरू, गांधी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, सुभाष बोस, गांधी, भगत सिंह, गांधी, तो ये सब चीज़ें बात करते हैं। ये नहीं देखते कि ये लोग इन डिफरेंसेस के बावजूद जो ऑब्जेक्टिव था उसमें उसके लिए इकट्ठा थे, देश की आज़ादी। बिल्कुल, डिफरेंसेस चाहे थे लेकिन डिफरेंसेस तो इसलिए थे था, डिफरेंसेस इसलिए थे कि वो सोचने वाले लोग थे, वो दिमाग का इस्तेमाल करते थे, इंटेलिजेंट लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। डिफरेंसेस उन्हीं में नहीं होते हैं जो लोग मंद बुद्धि होते हैं। जिनके पास दिमाग है वो डिसएग्री भी करेगा क्योंकि उसकी अपनी सोच होती है। एग्री करना कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है, आपको डिसएग्री भी करना चाहिए। बिल्कुल, और उसके बाद इकट्ठे भी रहें। गांधी जी पर एक ये आरोप ये भी लगता है कि एक बहुत पॉपुलर रेवोल्यूशनरी भगत सिंह जी, जब पैक्ट हुआ गांधी जी का अंग्रेज़ों के साथ, तो कहा जाता है कि अगर गांधी जी के हाथ में होता तो भगत सिंह जी को बचा सकते थे। ये सवाल, क्योंकि मैं भगत सिंह से मेरा ताल्लुक़ करीब 40-45 साल का हो गया, तो मैंने 1977-78 में शुरू किया था काम। मेरी पीएचडी भगत सिंह पर है, भगत सिंह की विचारधारा पर है। तो उसके बाद से मैं जितनी जगह भी बोलने जाता हूँ, मैं कई 100 जगह गया हूँगा, और इतना साहब जो कुछ लिखा है, ये सवाल ज़रूर आता है। बात ये है कि हमें इसके दो पहलू हैं। एक तो है गांधी ने क्या किया। 1931 में जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और पैक्ट से पहले जो बातचीत चली, उस बातचीत में इसलिए हुई थी क्योंकि सभी ने विज्ञान आंदोलन, नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें कई लाख लोग जेलों में थे, जेलें भरी हुई थी। बिल्कुल, जो उस आंदोलन में अरेस्ट हुए सारी हिंदुस्तान में। तो एक बड़ा चैलेंज था गांधी के सामने कि उनको छुड़ाया जाए लोगों को। साथ में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका केस था ही। ब्रिटिश सरकार ने गांधी पर ये जोर दिया कि हम बातचीत सिर्फ तब शुरू करेंगे इन लाखों लोगों को छुड़ाने की जब आप ये माने कि हम इन 3 लोगों की आज़ादी की बात उस बातचीत का एक फॉर्मल एजेंडा ना हो। क्योंकि इन्होंने जो क्राउन है, जो ब्रिटिश क्राउन है, उसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया है। तो हम इनको पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं मानते। गांधी को स्ट्रगल करना पड़ा कई दिन तक, लेकिन ये प्रेशर था कि बातचीत तो करनी है, लोगों को कैसे छुड़ा जाए। इस सब को मानने के बाद बातचीत शुरू हुई। उसके बाद भी गांधी ने एक बहुत सारे लेटर लिखे जो मौजूद हैं आर्काइव्स में, हम देख सकते हैं। लॉर्ड इरविन को लिखे, ये सवाल उठाया कि मैं डिसएग्री करता हूं उनके मेथड से, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको वो सज़ा न दी जाए जो ब्रिटिश सरकार देना चाहती है, उनको छोड़ा जाए। तो ये गांधी ने अपनी तरफ से किया। अब भगत सिंह की दूसरी चीज़, ये तो गांधी का पक्ष है। भगत सिंह की अपनी सोच क्या थी, हम लोग भूल जाते हैं जब गांधी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भगत सिंह अपने जीवन के बारे में क्या लिखते हैं, अपने परिवार से क्या कहते हैं, अपने भाई को पत्र में क्या लिखते हैं, जब वो जेल में थे, अपने दोस्त सुखदेव से बातचीत इस बारे में क्या होती है। भगत सिंह ने साफ तौर से कहा, अपने पिताजी को ख़ास तौर से क्या लेटर लिखा। भगत सिंह का पक्ष ये था कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ,
मैं अगर आज बच जाता हूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ जाएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सेक्रीफाइस, मेरी शहादत एक मिसाल बने उन माँओं के लिए जो और मुझ जैसे भगत सिंह पैदा करने की का जज्बा पैदा हो। तो मैं एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। तो ये तो उनका अपनी पोजीशन थी। जब सारे कुछ हो गया और आखिरी हथियार बचा के प्रीवी काउंसिल में अपील की जाए, तो भगत सिंह के पिता ने, सरदार किशन सिंह ने, भगत सिंह से पूछे बगैर प्रीवी काउंसिल में अपील की। अब उस अपील के बाद जब भगत सिंह को पता चलता है, अब भगत सिंह का जो पत्र है जो सरदार किशन सिंह को वो लिखते हैं, वो पढ़िए। उसमें वो कहते हैं कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है ये सुनकर। थे वो काफ़ी नाराज नहीं, उन्होंने वो उस ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो एक बेटा अपने बाप के लिए नहीं करता है नॉर्मली। मैंने कहा मुझे आपको अपना पिता कहते हुए शर्म आती है कि आपने ये भी नहीं ज़रूरत समझी कि मुझसे पूछें। और आपको मेरा पक्ष आपको मालूम है कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ और शहादत ही मेरा आखिरी मकसद है। और बहुत सी चीज़ें उस लेटर में हैं, लेकिन उसका मेन मकसद ये था। तो आज हम बैठ के उस पर तबसरा करें, कमेंट करें और इल्ज़ाम गांधी पर भी मढ़ दें, है ना। गांधी की अपनी जिम्मेदारी, वो तो एक नॉन वायलेंस वाज अ फेटिश फॉर हिम, यू नो। यही मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप गांधी जी की अप्रोच देख लीजिए, आज़ादी कैसे ली जाए, और आप भगत सिंह जी की अप्रोच देख लीजिए। आपको क्या लगता है कि भगत सिंह की जो अप्रोच थी, क्या कुछ खामियां थी उसमें, या कैसे देखते हैं उनकी अप्रोच? भगत सिंह की जो अप्रोच है वो देखो, भगत सिंह के बारे में जो हिंसा की बात की जाती है, जो गांधी और भगत सिंह के में डिफरेंसेस की बात होती है, उसमें डिफरेंसेस सिर्फ हिंसा के नहीं है। भगत सिंह की सोच या विजन किस तरह का आज़ाद भारत हो, उसमें भी गांधी से या कांग्रेस पार्टी से मतभेद थे ना। और ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि वो आज़ाद भारत को किस तरह से देखते थे भगत सिंह ने तो, अफसोस की बात यह है और मुझे बड़ा दुख होता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि भगत सिंह की शहादत की आप बात करते हो, भगत सिंह के राष्ट्रवाद की बात करते हो ना। भगत सिंह के राष्ट्रवाद की परिभाषा आपको मालूम कि उस राष्ट्रवाद को उन्होंने परिभाषित कैसे किया? उनका वो झंडा लहराने वाला राष्ट्रवाद थोड़ी था जो आज हम सड़कों पे देखते हैं, नाम का राष्ट्रवाद। ये और ये फिर 15 अगस्त का राष्ट्रवाद थोड़ी नहीं है भाई। ये राष्ट्रवाद हमारा वो राष्ट्रवाद है जिसमें जो भगत सिंह का राष्ट्रवाद है, जो उनके नौजवान भारत सभा का मैनिफेस्टो है उसमें मिल जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मैनिफेस्टोज हैं उसमें मिल जाएगा, भगत सिंह के जो स्टेटमेंट्स हैं कोर्ट में 1929 और 30 में मुकदमा चल रहा था लाहौर में, उसमें आपको मिल जाएगा। भगत सिंह ने जेल में जो भी कुछ लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें मिल जाएगा। हाँ, और एक ड्रीमलैंड एक किताब थी कविता की, एक हमारे क्रांतिकारी ने लिखा था, सीनियर क्रांतिकारी जो गदर मूवमेंट के, उनसे एक इंट्रोडक्शन लिखवाया था उन्होंने भगत सिंह से। उस इंट्रोडक्शन में भगत सिंह ने बहुत सी बातें की और वहाँ इस सोच, उसमें इन सब चीज़ों में मैं डिटेल में नहीं बात कर सकता हूँ, बहुत समय चाहिए, लेकिन छोटा छोटा जैसे उनका राष्ट्रवाद की परिभाषा में साफ तौर से ये था कि भाई मैं ऐसा देश चाहता हूँ, मैं ऐसा राष्ट्र चाहता हूँ जिसमें 98% लोगों की भागीदारी हो, गवर्नेंस में साझेदारी हो, 2% अमीरों की नहीं। तो मतलब जो भारत की आज़ादी के बाद से जो दुनिया थी दो धड़ों में बट गई, तो आप कहना चाहते हैं कि जिस सोवियत स्टाइल जो लीडरशिप थी, गवर्नेंस थी, उसकी ओर उनका ज़्यादा झुकाव हो? जो बोल्शेविक जो गवर्नमेंट थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन था, वो एक इंस्पिरेशन था सारे हिंदुस्तान में नहीं, ऑल ओवर अफ्रीका में भी जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स थी। आज हम मार्क्सवाद को गाली दे दें, लेनिन को गाली दें, हालात बदल गए हैं, दूसरी दुनिया में पहुंच गए। उस वक्त जो है, आपको उस इतिहास को अगर आपको पढ़ना है तो उस इतिहास में उस पीरियड में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, उस पीरियड में आपके रेलेवेंस के, हाँ, कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री पढ़ी जाती है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं। आपको उस वक्त देखना है कि कितना प्रोग्रेसिव रोल मार्क्सवाद ने
एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में प्ले किया, बिल्कुल वही हमारे देश में था कि बोल्शेविज्म का बड़ा असर था इन सब क्रांतिकारियों के दिमाग पर। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, है ना, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद उस आदमी ने हर उस चीज़ को एग्री किया जो भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा और सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने बात की। बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद, शिव वर्मा, ये सब लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो आज़ादी के बाद जिंदा भी रहे, किताबें भी लिखी। बिल्कुल। शिव वर्मा तो 1980s में डेथ हुई, बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद, इन सब लोगों से मैं मिला हूँ। तो ये सब लोग वो थे जो विचारक थे, वो सिर्फ हिंसा के क्रांतिकारी नहीं थे, वो भगत सिंह की तरह विचारक थे। तो उन्होंने एक विचारों की विरासत छोड़ी, सिर्फ शहादत की नहीं। बिल्कुल। अफसोस ये है कि हम सिर्फ शहादत की बात करते हैं क्योंकि वो बड़ा कन्वीनियंट तरीका है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। अब 23 मार्च आता है हर साल, 23 मार्च को फूलमाला चढ़ाया और भगत सिंह को श्रद्धांजलि हो गई, बात खत्म। बात यह है कि भगत सिंह के विचारों को रोज अपने जीवन में आपको जीना है, तब आप असली विरासत है, असली श्रद्धांजलि। और अब देखिए कि एक युवा जो कि बहुत यंग है, वो जब उनके जो हम खत पढ़ते हैं जो उन्होंने जेल से लिखे, या जितनी बातों का आपने जिक्र किया, उनके विचारों को मुझे लगता है कि जो आम उनकी एज का कोई युवा होगा आज के समय में, इतना डीपली कोई नहीं सोच सकता। कोई नहीं। कितना रिसर्च, कितना पढ़ना पड़ता है उसके लिए, है ना। मतलब भगत सिंह की ही बात अगर आप करें तो भगत सिंह की ने जो पढ़ा है, जो उनकी माँ विद्यावती, उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने अपनी किताब में भी इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि भाई भगत सिंह को हमने, उनके साथियों ने बहुत से लिखा कि कभी देखा ही नहीं कि उनकी जो जैकेट है उसमें कम से कम 4 किताब इधर, 4 किताब इधर। और माँ उनकी डांटा करती थी कि तुम्हारी सब ये किताब रख के कपड़ों को फाड़ देते हो। हाँ, तो ये एक भगत सिंह का जीवन था। और जब हम भगत सिंह की बात करते हैं, और मैं अक्सर इस बात को दोहराता हूँ लोगों के सामने कि भाई हमको ये ख्याल होना चाहिए कि वो आदमी 23 साल कुछ महीने का था जब उसको फांसी हुई है, तो उसका जीवन 6 और 7 साल का है, सिर्फ एक्टिव लाइफ एज ए रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। 7 साल 8 साल ना। 17 साल की उम्र में उस आदमी ने पहला एक आर्टिकल लिखा, मतवाला एक मैगजीन निकला करता था कलकत्ता से, और उस जो आर्टिकल है उसका आप टॉपिक देखिए क्या है। उसका टाइटल था विश्व बंधुता, वर्ल्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अभी देखिए कि आज का नौजवान 17 साल की उम्र में अगर आप किसी से पूछें कि इस टॉपिक पर आप एक पैराग्राफ लिख दें, उन्हें तो मतलब भी नहीं पता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अभी भी। तो वो आदमी भगत सिंह 17 साल की उम्र में लिख रहा है कि विश्व बंधुता कैसे कायम हो सकती है। विश्व बंधुता तभी हो सकती है जब आप जो स्ट्रक्चर आपको मिला है उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करें, और हम में इतनी हिम्मत हो कि हम उस स्ट्रक्चर को ख़त्म करके एक नए भारत का, नए विश्व का निर्माण करें, और हम बंद करें आपस में अदरिंग, आपस में ही देश में या देश के बाहर दुश्मन ढूंढना, तलाश करना। तो ये भगत सिंह उस समय लिख रहे हैं जो आज होता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारे देश में। बिल्कुल। और दुनिया में भी हो रहा है, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो ये सब चीज़ें भगत सिंह ने उस समय कही 1928 में। बिल्कुल नहीं, ये तो है 1924 की बात। उसके बाद 1928 में उन्होंने बड़े आर्टिकल लिखे, कई, धर्मनिरपेक्षता पर, जातिवाद पर, छूत अछूत के प्रश्न पर, छात्रों की और का रोल राजनीति में। ये सब वो आर्टिकल्स हैं जो आज रेलेवेंट हैं, इसलिए मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि छात्रों का रोल राजनीति में ये भी बात होती है आजकल। जेएनयू में बहुत सारे इश्यूज हुए कुछ दिन पहले, आप छात्रों का रोल क्या है, इनके तो पढ़ने के लिए जाते हैं। और मुझे लगता है कि आजकल के जो युवा हैं उन्हें भी उनके आर्टिकल पढ़ने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कहा आज भी रेलेवेंट है वो सब, आज बिल्कुल रेलेवेंट है। रेलेवेंट होने नहीं चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि रेलेवेंट है, लेकिन हम उसके बावजूद नहीं पढ़ते। जबकि भगत सिंह की राइटिंग्स, मतलब मैंने खुद एक किताब इनकलाब
भगत सिंह ऑन रिलीजन रेवोल्यूशन करके कुछ दिन पहले निकाली थी, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भगत सिंह के इकट्ठे किए, वहाँ पढ़ सकते हैं। मेरी अपनी किताब 6-7 लैंग्वेजेस में है, तमिल में है, बांग्ला में है, पढ़िए ना, पढ़ें तो सही, हिंदी में है, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते। मेरे अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह पर लिखा है या और क्रांतिकारियों पर लिखा है। बात यह है कि हम लोगों के पास समय इतना कम है कि हम जितना जल्दी कुछ मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, वो लिखें और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दें। क्योंकि मैं तो ये मेरे सामने बहुत बार ये सवाल आता है और बहुत सारे चैनल के लोग, मीडिया के लोग फ़ोन करके बताते हैं साहब ये फला चीज़ वायरल हो रही है बहुत। मैंने क्या है भाई, फिर वो बताएंगे साहब ये, मैंने कहा ये जिसने वायरल किया उससे पूछो, क्योंकि ये फैक्चुअल हिस्ट्री तो है नहीं, ये तो उन्होंने खुद अपना फैक्ट बनाया। एक स्टेटमेंट को आपने सर्कुलेट कर दिया, 2000 लोगों ने पढ़ लिया और उसके बाद वो आप हमारे पास आ गए। और उसमें भी ये इंटरप्रिटेशन आपकी अलग हो सकती बिल्कुल, है। एक स्टेटमेंट को आप 2-3 तरीके से जो है समझ सकते हैं। आपने जो समझा वो आपके हिसाब से सच है, दूसरे के हिसाब से झूठ है। बात यह है कि आप इंटरप्रिटेशन से भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, बात यह है कि आप कम से कम फैक्ट बेस्ड तो हो। आप वामपंथी सोच के हो सकते हैं, आप दक्षिणपंथी सोच के हो सकते हैं, लेकिन कम से कम सीरियस तो हो। आप अगर सिर्फ व्हाट्सएप पर ही सीमित रहें और आपकी पूरी स्कॉलरशिप व्हाट्सएप पर ही बेस्ड हो, तब तो भाई भगवान ही मालिक है, फिर क्या है। चलिए, अब आपको फिर से मैं गांधी जी पर वापस लाऊंगा। हमने भगत सिंह की बात की, उसके बाद ये बहुत आरोप लगते हैं गांधी जी पे फेवरेटिज्म के, जैसे मैंने पहले भी बताया, जिक्र किया, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस नेहरू वर्सेस गांधी जी। वो भी, उनकी सोच भी जो आज़ादी की लड़ाई की थी वो हिंसा से होकर जाती थी। उनका जो विचार था कि भारत को जो है, भारत के लोगों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गोल आज़ादी था। तो आपको क्या लगता है कि जो रेजिग्नेशन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में दिया, वो कितना रोल प्ले करता है नेक्स्ट पीएम बनने में, या क्या उसके पीछे हो सकता है? नेक्स्ट पीएम का तो मतलब उसमें कोई पीएम का तो कोई सवाल नहीं आ रहा है। 1938-39 की बात है, तो नहीं था। हाँ, उस वक्त पहले तो आज़ादी की बात थी। बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस के बहुत पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे गांधी से। नेहरू से इतने नहीं थे, क्योंकि नेहरू और वो दोनों समाजवादी सोच के लोग थे, और दोनों ने इंडिपेंडेंस लीग बनाई 1920 के दशक में, पूरे देश में दौरे किए। बड़े मतलब यूथ के लीडर थे वो दोनों लोग। बड़े उनके पत्र आप पढ़े हैं जो बहुत सारे अवेलेबल हैं, एक दूसरे को जो लिखते थे, जो सम्मान एक दूसरे के लिए था, वो एक अलग लेवल का है। और वो इंटेलेक्चुअल्स का सम्मान है, उसमें डिफरेंसेस भी हैं उन पत्रों में, बड़े खूबसूरती से एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे से मोहब्बत भी है ना, एक दूसरे को कितना मिस करते हैं ना, और एक दूसरे से किस हद तक डिसएग्री करते हैं। आज हम उस लेवल पर सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी ना तो बौद्धिक स्तर उतना ऊंचा है ना, और ना ही जज्बाती स्तर पर हम उस लेवल पर हैं, वो है ही नहीं। हम जो हम कमियां निकालने की कोशिश करते हैं सुभाष चंद्र बोस और गांधी और नेहरू तीनों के बीच खास तौर से, उन कमियों को निकालने से पहले हमें इन तीनों को पढ़ना चाहिए, उस पीरियड को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो एक मल्टी स्टारर फिल्म की तरह था। बहुत सारी एक फिल्म आती है ना जिसमें बहुत सारे स्टार, तो इसमें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे स्टार्स हैं, और हर एक का अपना अपना रोल है, हर एक अपना रोल है, और उस रोल को उस व्यक्ति ने, और चाहे महिला है या पुरुष है, उसने बड़ी खूबी के साथ निभाया। हम आज उसको अपनी धर्मांधता के आधार पर, अपने प्रेजुडिसेस के आधार पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो, उसके आधार पर देखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कमी हमारी है। हम अपनी जो संकीर्ण सोच है उसको हम इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस पर। हम सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो लगाते हैं, अरे भाई बोस की विचार तो पढ़ो, बिल्कुल है? बोस की विचार पढ़ो ना, क्या लिखा है। ये वो लोग हैं जो इतना कुछ लिख के गए।
मैं उन लोगों के बारे में तो नहीं कर सकता हूँ कि जो ज़्यादा लिखते नहीं थे। ये लोग तो बहुत लिखते थे। नेहरू तो प्रोलिफिक राइटर थे, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत लिखा और गांधी ने बहुत लिखा, और सबके आपको रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, आप उनको पढ़िए। वो भी ना पढ़ें जो मैं लिख रहा हूँ या कोई और लिख रहा है, इन्हीं के पढ़ें पहले और समझने की कोशिश करें। फिर ये भी देखें कि सुभाष चंद्र बोस गांधी से लड़के गए, देश छोड़ दिया, आज़ाद हिंद फौज बनाई ना, और दुनिया भर में घूमे। उसी लड़ाई का मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि मतलब आखिर क्यों इतने डिफरेंसेस आए। बिल्कुल आपने कहा कि वो एक जो महान लोग होते हैं वो उनका डिफरेंसेस भी अपने तरीके के होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों था कि उनमें इतने डिफरेंसेस आए और बाद में उन्होंने देश छोड़ा? नहीं, वो ऐसा है, सुभाष चंद्र बोस के अंदर ये एक जज्बा था कि हमको जो ब्रिटिश सरकार के दुश्मन हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, बिल्कुल उन लोगों की सपोर्ट हमें लेनी चाहिए। गांधी और कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करते थे, नेहरू खुद एग्री नहीं करते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक रास्ता चुना, उसमें बहुत सारे लोग साथ गए, और रास्ता यही था कि जाके वो उनके साथ उन लोगों से मिल जाए जो लोग ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद है या ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अब बात यह है कि नेहरू जैसे लोग कई वर्षों से फांसीवाद के खिलाफ जाके भाषण करते थे यूरोप में। अब आप जाकर उन्हीं का सपोर्ट ले रहे हैं। मुसोलिनी के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ करना भी चाहिए था, बहुत सारे लोग बोलते थे। और जिस तरह की हिटलर ने जो कुछ किया ज्यूस के साथ किया, मुसोलिनी ने जिस तरह की वो चलाई सरकार, जापान में जो कुछ उस समय हो रहा था, जापान ने जो चीन में किया, तो ये इस सब के खिलाफ नेहरू जैसे लोग तो बोलते थे, जहाँ जाके यूरोप के बड़े बड़े शहरों में, अमेरिका में, इधर उधर। अब सुभाष चंद्र बोस वो लाइन लेते हैं, तो यहाँ एक बेसिक डिफरेंसेस थे, बावजूद इसके कि वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन यहाँ उनके मतभेद हैं। गांधी के मतभेद है, नेहरू के मतभेद है, लेकिन बोस ने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो बड़े जज्बाती आदमी थे, इमोशनल आदमी थे, और वो फैसला उन्होंने किया और वो यहाँ से चले गए और जाके उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई की हिटलर से, बाद में पनडुब्बी तो वो सब किया। और बहुत सारे जो हमारे सैनिक थे ब्रिटिश सरकार में, उनको अपने साथ लिया। और अच्छा, फिर मुझे खून दो, फिर क्या हुआ? अब ये आप देखें ना, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने ब्रिगेड्स बनाई वो क्या है? नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। तो बावजूद डिफरेंसेस के गांधी को नहीं छोड़ा, सम्मान नहीं छोड़ा, नेहरू की दोस्ती नहीं छोड़ी, नाम रखा, आज़ाद का भी नाम रखा। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी चाहिए कि बावजूद इन डिफरेंसेस के। और फिर आईएनए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि आईएनए सुभाष चंद्र बोस का एक कंट्रीब्यूशन नहीं है अकेले, है ना। ये तो एक आखिरी लड़ाई है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस 1920 के क्या हैं, 1930 के क्या हैं, है ना। आईएनए तक पहुंचने का या आईएनए तक पहुंचने का सफ़र, वो सफ़र में उन्होंने क्या किया, उसको समझने की कोशिश करें। क्या लिखा, किस तरह का भारत की परिकल्पना की, उसके बारे में हम बात नहीं करते। आईएनए की सिर्फ बात करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, करनी चाहिए, हम भी करते हैं। हिम्मत की बात थी, लड़ाई लड़ना आसान नहीं है, बिल्कुल। तो वो लड़ाई लड़ी जिसका हम सम्मान करते हैं और करना चाहिए सबको। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस सम्मान के साथ साथ हम गांधी नेहरू की लड़ाई की बात करते रहें या बोस और गांधी की डिफरेंसेस की बात करें। डिफरेंसेस के बावजूद वो एक साथ थे, एक दूसरे का सम्मान उन्होंने नहीं छोड़ा, जिसको हम आज बार बार उस पर जोर दे के उनमें लड़ाई झगड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई वो डिफरेंसेस उनके लेवल के थे, आप तो उस लेवल पर पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। आप पढ़ें तो सही,
वो बड़े लोग थे, विचारक थे, बहुत कुछ पढ़ा था, और इसीलिए उनमें डिफरेंसेस थे, क्योंकि उनके अंदर सोच थी, सोचने का एक जज्बा था। पार्टीशन की अगर बात होती है जब भी, तो ये सवाल उठता है कि क्या भारत के पार्टीशन को रोका जा सकता था? गांधी पर ये सवाल उठता है कि क्या वो रोक सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे, लेकिन रोक नहीं पाए, या ब्रिटिशर्स के साथ कोलैबोरेट कर दिया। मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल जो सोशल मीडिया पे उठते हैं, उन पर क्या करेंगे? ये लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि 1947 का जो हमारा पार्टीशन है और आज़ादी है, ये भारत का पहला पार्टीशन नहीं है। पहला पार्टीशन हिंदुस्तान का एक्सपेरिमेंट होता है 1905 में, जब बंगाल को अंग्रेज डिवाइड करते हैं। जब राष्ट्रवाद बढ़ता है देश में लेट 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, तो अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास होता है कि इस राष्ट्रवाद को कमज़ोर कैसे किया जाए, और एक रास्ता ये था कि एक्सपेरिमेंट किया जाए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों को अलग करो, आपस में लड़ाओ। तो धर्म के नाम पर बंगाल को बांटा, और उसके खिलाफ रिएक्शन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ। गांधी का स्वदेशी आंदोलन तो बहुत बाद में आता है। गांधी तो हिंदुस्तान में भी नहीं है उस वक्त, साउथ अफ्रीका में थे। तो उस वक्त स्वदेशी एक्सपेरिमेंट देश में हो रहा है, स्वदेशी नेशनल एजुकेशन मूवमेंट शुरू होता है, और बंगाल के अंदर नेशनल एजुकेशन को लेके कॉलेजेस खुलते हैं, ब्रिटिश कॉलेजेस को छोड़ के लोग नेशनल कॉलेजेस में आते हैं, और फिर स्वदेशी का प्रचार होता है। अल्टीमेटली इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि 1911 में ब्रिटिश सरकार को वो पार्टीशन नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने कर लिया। उस एक्सपेरिमेंट से उनको ये एहसास हो गया कि ये एक बहुत अच्छा हथियार है। 1905 में डिवीजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बंगाल में, और बेमफील्ड फुलर गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के उस वक्त। उनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि मेरी 2 बीवियां हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, लेकिन मुस्लिम वाइफ इज़ माय फेवरेट वाइफ, ताकि दोनों धर्मों में जो है। तो ये एक्सपेरिमेंट अंग्रेज पहले कर चुके थे। तो 1947 तो बहुत बाद में आता है। तो 1906 से लेके 1947 तक का जो पूरा सफ़र है वो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, पार्टीशन, ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग के बीच में। मुस्लिम लीग ने ये पूरी लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लड़ी। अंग्रेज़ों ने बाकायदा सपोर्ट किया हर स्टेप पर। जिन्ना को जो हम जिम्मेदार ठहराते हैं, वो जिन्ना तो बाद में आते हैं बहुत। जिन्ना तो राष्ट्रवादी है 1920 तक। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि क्या मैंने जहाँ तक सुना है कि शायद जिन्ना जो है वो एक अलग स्टेट नहीं चाहते थे मुस्लिम्स के लिए पहले शुरू में। मैं एक ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को, और मैं अभी 1-2 दिन पहले एक लेक्चर था उसमें ये बात उठाई भी थी मैंने, कि जिन्ना और गांधी दोनों के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, पॉलिटिकल गुरु। और अगर 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मौत ना होती, वो जिंदा रहते कुछ साल और, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इफ। तो अगर ये ना होते तो कुछ राजनीति हमारे देश की अलग हो सकती थी। ये फिर वही है कि इतिहास हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे लिखा जाता। लेकिन ये एक हिस्ट्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि एक ही पॉलिटिकल गुरु के 2 चेले किस तरह का काम करते हैं इतिहास में आगे चलकर, बिल्कुल अलग, पोल से पार्ट। काफ़ी साल तक तो साथ साथ रहते हैं। 1920 में जब बाल गंगाधर तिलक का देहांत होता है, तिलक की होम रूल लीग उन्होंने बनाई थी, एनी बेसेंट और तिलक ने मिलके, और वो पूरे देश में
होम रूल लीग ने पूरा आंदोलन चलाया। जब तिलक का देहांत होता है तो जिन्ना गांधी का नाम प्रपोज करते हैं एज हेड ऑफ द होम रूल लीग, जिन्ना प्रपोज करते हैं। और क्योंकि जिन्ना तिलक के भी बहुत नज़दीक थे, उनके दोनों केसेस भी तिलक के जिन्ना ने लड़े। तो आखिर लास्ट के सालों में या पार्टीशन से बिल्कुल पहले बिल्कुल ही वो अलग, पार्टीशन से पहले 1930 से शुरू हो गया, 1936-37 से, जब कैबिनेट मिशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया। कैबिनेट मिशन नहीं, कैबिनेट मिशन ही नहीं, वो कैबिनेट मिशन तो बाद में आता है। ये जो 1936-37 में सरकार बनती है पूरे देश में 1935 एक्ट के बाद, उन सरकारों में जो भागीदारी होती है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, उसमें बड़े डिफरेंसेस होते हैं। कांग्रेस बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं देती जितना मुस्लिम लीग चाहती थी, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे के साथ। और जिन्ना जैसे लोग जो देश को छोड़ के चले गए थे, जिन्ना वो तो इंग्लैंड चले गए थे वकालत करने। ये तो मुस्लिम लीग के लोग, लियाकत अली खान वगैरह, ये लेके आए वापस कि भाई हमें एक लीडर की ज़रूरत है जो पढ़ा लिखा है, जो एक संघर्ष को आगे चला सकता है। और तब जिन्ना को महसूस हुआ कि ये तो लीडरशिप मुझे मिल रही है, बड़ा बढ़िया है। और तब वो धर्म का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं ज़्यादा। उससे पहले धर्म का इस्तेमाल नहीं करते। वो तो गांधी से भी डिसएग्री करते हैं कि ये जो रिलीजियस सिंबल्स आप इस्तेमाल करते हो, भाई ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, और धर्म से उनका कोई संबंध था ही नहीं। वो तो धर्म का इस्तेमाल किया राजनीति के लिए। ये बड़ी दुख की बात है। वो आदमी जो खुद धार्मिक नहीं है, वो धर्म का इस्तेमाल कर रहा है देश को तोड़ने के लिए। तो जिसके लिए तो मतलब आपको जिम्मेदार तो ठहराना पड़ेगा ही, क्योंकि उस चीज़ को जिन्ना ने बड़ी खूबी के साथ इस्तेमाल किया। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उस समय उनको नहीं करनी चाहिए थी, जो उन्होंने की। और मेरी जो किताब मैंने भी लेटेस्ट मौलाना आज़ाद पर किया था, उनकी बायोग्राफी, उसमें मैंने ये सवाल उठाया कि जिन्ना जैसे लोग या मुस्लिम लीग मौलाना आज़ाद को कहा करती थी कि मौलाना आज़ाद तो शो बॉय हैं कांग्रेस पार्टी के, जबकि ये सच्चाई नहीं है। मौलाना आज़ाद रिप्रेजेंटेड मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स, नो, बड़ी तादाद में जो मुसलमान, जो जिसको हम आज पसमानदा मुसलमान कहते हैं, जो जिनमें बहुत सारे आर्टिजन्स शामिल हैं, बहुत सारे क्राफ्ट्समैन शामिल हैं। जो मोस्टली जो कन्वर्जन हिंदुस्तान में हुआ है वो इसी तबके का हुआ बड़ी तादाद में। मेजॉरिटी तो वही है, 80% तो वही है। अशराफ जो सैयद और ये बड़ी कास्ट है वो तो गिनी चुनी है, ज़्यादा तो यही लोग हैं। ये सब लोग दारुल उलूम देवबंद के असर में थे। और दारुल उलूम आज का दारुल उलूम नहीं, उस समय का। हुसैन अहमद मदनी जैसे लोग, हुसैन अहमद मदनी ने 1938 में एक कॉम्पोजिट नेशनलिज्म पर एक छोटा सा पैम्फलेट लिखा, जो अल्लामा इकबाल को क्वेश्चन करता था। अल्लामा इकबाल का जो राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद की जो बात वो करते हैं, जिसका मुस्लिम लीग ने इस्तेमाल किया, उसको क्वेश्चन करते हुए उन्होंने ये कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की बात की। और मौलाना आज़ाद की सपोर्ट में रहे ये लोग। तो ये एक बड़ा तबका जो दारुल उलूम के असर में था मुसलमानों का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब और इन इलाकों में था बहुत बड़ी तादाद में, वो लोग मुस्लिम लीग के आसपास नहीं गए। मुस्लिम लीग में वो लोग थे जो ज़मींदार थे, जो नौकर पेशा थे, जिनको कुछ खोने का डर था। गरीब मुसलमान जिसको खोने का कोई डर है ही नहीं, वो क्यों जाएगा? वो उसको जान का खतरा था सिर्फ, बिल्कुल। बाकी नौकरी का कोई खतरा नहीं, नौकरी उसके पास थी नहीं। वो हाथ से काम करने वाले लोग थे, धंधा करने वाले लोग। तो क्या ऐसा भी हुआ था कि जिन्ना को यूनाइटेड इंडिया की जो है प्रधानमंत्री पद जो है ऑफर किया गया था गांधी की ओर से? ऐसा कुछ हुआ था? कुछ लोग कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन है, इसमें थोड़ा बहुत कहा जाता है, लेकिन ये कोई सीरियसनेस उसमें थी नहीं। और जिन्ना की जो बीमारी थी, कहा जाता है कि शायद उन्होंने छुपा के रखी। अगर अंग्रेज़ों को या जो भारतीय लीडर्स थे उनको पता होता तो शायद ये जो नेगोशिएशन थी थोड़ी और देर तक चलने देते। पता तो था लोगों को, पता तो था। जब ये तो क्योंकि वो काफ़ी बीमार थे, वो का इलाज होता रहता है, जितने सीक्रेट तो रह नहीं सकता है ना, लोग तो मालूम था।
लोगों को मालूम था कि क्या बीमारी है, और जाहिर है कि वो फिर ज़्यादा नहीं चल पाई। पार्टीशन के दौरान गांधी जी पर यह आरोप भी लगता है कि मुस्लिम्स को ज़्यादा फेवर किया गया। जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने कुछ देर के लिए कहते हैं कि वो अनशन पे बैठ गए कि नहीं, पाकिस्तान का जो बकाया पैसा है वापस पाकिस्तान को दिया जाए। वो तो एक कमिटमेंट था ना, उसमें मुसलमानों का कमिटमेंट थोड़ी है वो। तो पाकिस्तानी स्टेट जो बनी पार्टीशन के बाद, वो एक कमिटमेंट किया गया था कि ये इतना पैसा, आज तो वो पैसा कुछ है ही नहीं, पीनट्स है। उस वक्त बहुत था, 51-52 करोड़ ऐसे कुछ था पैसा, वो देना था। तो वो फेवर मुस्लिम को फेवर थोड़ी था वो तो एक, क्योंकि आपने कमिट किया है तो वो आपको देना है, जो पार्टीशन एग्रीमेंट में था। वो सवाल ये इसलिए उठा क्योंकि उस समय कश्मीर का मुद्दा, ये जो भेजे गए लड़ाके वहाँ से पाकिस्तान की ओर से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए, इस वजह से नेहरू या ये जो लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान का बकाया वापस ना दिया जाए क्योंकि ये भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे। तब शायद जो है नेहरू, देखिए गांधी एक बड़े आइडियल्स के आधार पर राजनीति करते थे और सिद्धांतों के आधार पर करते थे। उनको इन सब चीज़ों से मूव नहीं होते थे वो कि भाई ये क्या हो गया और उससे हम जो कमिटमेंट अपना भूल जाएं। तो इतना क्रेडिट हमें गांधी को देना चाहिए, क्योंकि एक आदमी ने पूरी जीवन कुछ सिद्धांतों पर जिया है, तो ठीक है। तो उससे कोई इतना कोई मेजर फर्क हमारी देश के भाग्य पर नहीं पड़ा ना। और उसमें कोई हिंदू या मुसलमान का कोई सवाल नहीं आता। ये तो हम आज पैदा करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान का इसमें सवाल क्या आ गया भाई। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, जबकि 2 स्टेट्स ऐसे थे मेजर, पंजाब और बंगाल, जहाँ कत्लेआम हो रहा था। तो कहते हैं कि गांधी जो है बंगाल की तरफ थे, नोआखाली में थे भाई। तो हाँ बिल्कुल। तो ये जो आरोप लगता है कि नहीं, वो आज़ादी का, बाकी लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, जबकि गांधी जो है बंगाल में जो दंगे ना हो, ना भड़कें या कत्लेआम ना हो, इसलिए काम कर रहे थे। तो कितनी सच्चाई आपको लगती है कि अगर गांधी का थोड़ा और रोल रहता है, या बंगाल में कंपैरेटिवली पंजाब में कम हिंसा हुई, पंजाब में गांधी नहीं थे, बंगाल में गांधी थे, क्या बंगाल में ज़्यादा कम हिंसा हुई और पंजाब में ज़्यादा हिंसा हुई, ऐसा कुछ? नहीं, दोनों जगह हिंसा हुई। बात यह है कि हम क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है, हम जिस हिंदुस्तान के जिस हिस्से में हम रहते हैं उसमें पंजाब का जिक्र ज़्यादा होता है, क्योंकि हम पंजाब पर लिखा भी बहुत गया है। ऐसा नहीं है कि बंगाल पर नहीं लिखा है, लेकिन बंगाल पे थोड़ा कम लिखा गया वायलेंस पर। हिंसा दोनों तरफ हुई, और मुझे लगता है कि पंजाब पर जो हिंसा है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई होगी बंगाल से। पंजाब में ज़्यादा हुआ है, पर वो कंपैरिजन नहीं, क्योंकि कंपैरिजन कोई नहीं है। देखिए, कुछ हजार लोग कम मर गए, ज़्यादा मर गए, वो कोई इशू नहीं है। बात यह है कि हिंसा हुई, जाने गई, हिंदू जान हो, मुस्लिम जान हो, कोई भी धर्म हो, धर्म मतलब नहीं, इंसान मरा और धर्म के नाम पर मरा। और जिसको बचाने के लिए गांधी ने अपना पूरा जीवन वहाँ लगा दिया, उस पीरियड में जब उनको यहाँ होना चाहिए था। लेकिन उस वक्त भी जब लोग सरकार बना रहे थे, गांधी उन हिंसा फैलाने वाले लोगों के बीच में थे। अपनी जान, कुछ लोग तो कहते हैं कि गांधी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, उस वक्त हिंसा के बीच में रहे। और तो ये तो एक, मुझे नहीं लगता कि ये कोई नेगेटिव है गांधी के ख़िलाफ़। ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि भाई आदमी कोशिश कर रहा है कि भाई लोगों में भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत हो, एक दूसरे को की हत्या ना करें धर्म के नाम पर। इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे, और जिस तरह से हमने पहले सरदार पटेल की बात की, अगर वो होते तो कुछ और हो सकता था। नेहरू की पॉलिसीज़ अगर देखें हम, और हमारे एक पड़ोसी देश है चीन, वो भी कुछ साल बाद ही आज़ाद हो गया। चीन आज देखें और भारत की डेवलपमेंट आज देखें, ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा क्यों हुआ? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है इस बात को, ये सवाल जब लोग उठाते हैं। लोग ये नहीं देखते
कि चीन क्या है, चीन किस तरह की राजनीतिक, किस प्रकार का राजनीतिक देश है। वो एक प्रजातांत्रिक देश नहीं है, वो एक सिंगल पार्टी रूल है, बिल्कुल, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का एक छत्र राज है, जिसमें कोई सवाल उठाने की गुंजाइश कभी रही नहीं। 1949 से लेके आज तक ना, एक पीरियड था अपने द वन हु स्टार्टेड दिस ओपनिंग अप इन माओ ज़ेडुंग, नहीं अभी 70s 80s में जब ये ओपन अप, हाँ, जब चाइना की इकोनॉमी को खोला गया, तो उस वक्त तक चाइना वाज अ क्लोज्ड कंट्री कंप्लीटली, आयरन कटन बैम्बू का, और फेमाइन कितने हुए वहाँ पर, कितने भुखमरी, ये सब उस पीरियड से चाइना गुजरा। कोशिश ये की उन्होंने कि सबको रोटी रोजी मिले, किसी को ज़्यादा ना मिले। तो ये एक पीरियड 20-25 साल का पीरियड था जिसमें उन्होंने ये कोशिश किया। उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी उनको मिली। हम क्या कर रहे थे, हमने अपने देश में प्रजातांत्रिक वैल्यूज़ को नर्चर किया, हमने सबको बोलने की आज़ादी दी। नेहरू के टाइम में आज़ादी तो पहले प्रधानमंत्री तो वही है, और वो एक ऐसा पीरियड था जब नेहरू बहुत कुछ कर सकते थे अगर वो ना चाहते, क्योंकि जिस तरह की पॉपुलैरिटी नेहरू की थी उस समय, सिंगल पार्टी रूल, 10 साल 15 साल सिंगल पार्टी रूल, बड़ा मजबूत आदमी हो सकता था वो। लेकिन कोशिश ये किया कि लोगों की प्रजातांत्रिक जो वैल्यूज़ हैं उनको मजबूत किया जाए। और फिर दूसरी चीज़ मिक्स्ड इकोनॉमी की बात होती है ना। अभी उस मुल्क में जहाँ ये तो मालूम है कि वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में नहीं थे, ना वो टोटल साम्यवाद की बात करते थे या समाजवाद की बात करते थे। तो ऐसी इकोनॉमी हो जहाँ दोनों का मिश्रण हो ना। ये जो आज बात होती है ना, लाइसेंस राज चलता रहा हिंदुस्तान में। अरे भाई, लाइसेंस राज इसलिए चला क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन था जिसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी। उस सेक्शन को, जो गरीब तबका है मुल्क का, उसको आप कैपिटलिस्ट के हाथ में नहीं छोड़ सकते। उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। स्टेट का रोल ज़रूरी था ना। स्टेट का प्रोटेक्शन चाहिए था एक सेक्शन को जो बहुत कमज़ोर है। हम ये नहीं जानते कि आज़ादी के बाद हमारे यहाँ PL 480 हम इंपोर्ट करते थे, गेहूँ अमेरिका से, जिसकी क्वालिटी आप लोगों ने तो देखा नहीं, हमने तो देखा है। उसकी क्वालिटी इतनी पुअर होती थी, वो राशन की दुकानों में मिला करता था ना। लेकिन उसको मंगा के लोगों की पेट भरे। और बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन नहीं थी, यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की, IIT एस्टेब्लिश किए। देन नेहरू वॉज अ मैन इन अ हरी। नेहरू वांटेड कि वी लैग बिहाइंड। हमने बहुत सारी स्पेस गवा दी ना। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ आए और इतने साल राज किया, उस पीरियड में जो हमें करना चाहिए था हम नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें वो मौका नहीं दिया ना। तो साइंस भी उस तरह की साइंस प्रमोट की गई जो एक्सप्लॉयटेटिव हो, रिसर्च बेस्ड साइंस प्रमोट नहीं की। तो ये सब नेहरू करना था, IITs बनाने थे। ये सब जो काम हुए 1950 के दशक में, जो सबसे महत्वपूर्ण दशक है हमारे आज़ादी के बाद, उसमें ये सब संस्थाएं, CSR बनता है, IITs बनते हैं, इतने बड़े बड़े बांध बनते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि नेहरू चाहते थे कि हम जल्दी से जो हमारा जो लैग है वो कवर अप किया जाए। जो गैप है हम में और औरों में, उसको कैसे कवर करें, और लोगों की गरीबी को कैसे दूर करें, भूख को कैसे दूर करें। तो उसी को लेके आगे ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, जो बुनियाद रखी ग्रीन रेवोल्यूशन है। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन है। ये सब नेहरू के बाद हुआ, लेकिन बुनियाद जो फाउंडेशनल काम है वो नेहरू के पीरियड में होता है। आज जो हम बड़ी बड़ी बात करते हैं और नेहरू पर सवाल उठाते हैं, आप ये नहीं देखते कि ये जो हिंदुस्तान में जहाँ आप खड़े हैं आज, जिस हिंदुस्तान में खड़े होकर आप बोल सकते हैं, उस हिंदुस्तान की बुनियाद नेहरू रख के गया 17 साल के। तो ये सब चीज़ें सिर्फ आप कमियां ढूंढें
कमियां जरूर होंगी। नेहरू वॉज नॉट अ प्रॉफिट। जो आदमी काम करेगा वो गलती भी करेगा। आप कुछ करोगे नहीं तो फिर गलती क्या होगी? तो ये सब चीज़ें हम लोगों को सोचनी चाहिए कि हम किस तरह का भारत हमने इनहेरिट किया और उस भारत को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। आजकल बहुत देखा गया है कि एक रेवोल्यूशनरी लीडर है या फिर कोई भी उस समय का जो नेता है, उनकी फिगर को वोट लेने का ज़रिया देखा जाता है। बहुत सारे चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या ऐसे भी दूसरे भी संस्था हों, इन फिगर्स को जो है वोट लेने का ज़रिया देखा जाता है। अगर मैं अंबेडकर जी की बात करूं, उन्होंने बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में उनका बहुत योगदान है, लेकिन आज के समय में उन्हें किस तरह से पेश किया जा रहा है और उस समय में कांग्रेस पार्टी के विदिन या फिर उस टाइम में उनको कितनी तवज्जो दी जाती थी या क्या रोल था उनका, एक बार उस पर भी अगर हम बात करें तो। कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो रोल है, एक तो पहली बात तो वो आदमी पहली बात तो वो एजुकेशनिस्ट है और बहुत कुछ सीखा। ड्यूई का स्टूडेंट है, अमेरिका में कोलंबिया में उन्हीं का साथ काम किया और बहुत कुछ पढ़ के सोच समझ के वो आदमी हिंदुस्तान आता है। आने के बाद उस आदमी की जो बैकग्राउंड है, चाइल्डहुड से लेके जवानी तक, जिन हालात से वो गुजरे, वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी पॉलिटिक्स में। उनका कमिटमेंट था कि अपनी कौम, अपने वो लोग जो कमज़ोर हैं, जिनको मौके नहीं मिले हैं ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के, एक बड़ा सेक्शन है जो सेंचुरीज से डिप्राइव्ड है, उनके लिए क्या किया जाए। तो एजुकेशन जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था जिस पर उन्होंने जोर दिया। महात्मा फुले की बात किया और बहुत सारे जो लोग उनसे पहले करके गए थे उनको बढ़ाया। और ये क्योंकि महात्मा फुले तो एक बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल पर काम किया है, बेसिक लेवल पर दोनों ने, ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले। बिल्कुल। अम्बेडकर एक पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत कुछ सोचते थे, बहुत कुछ सोचने के बाद लिखते थे। तो उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा, बहुत सी कमियां उनको हिंदुइज्म में नज़र आईं, उसकी भी क्रिटिकली उन्होंने उस बारे में लिखा। एनालिसिस ऑफ कास्ट एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट है जो लिखा। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने लिखी, ये उस पीरियड में लिखी जब देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। लेकिन उनका आंदोलन इस स्तर पर है कि समाज को कैसे बराबरी के लेवल पर लाया जाए। जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जो लोग उत्पीड़ित हैं, उनको कैसे अधिकार दिलाए जाए, उनको कैसे मजबूत किया जाए। तो ये काम बड़ी खूबसूरती के साथ किया, बड़ी मजबूती के साथ किया, जिसका सम्मान सबको करना चाहिए। अब उसका इस्तेमाल आप आज कैसे लोग कर रहे हैं, ये तो हमारी आज की राजनीति है कि वो लोग सम्मान कर रहे हैं जिनके खिलाफ वो लिखते रहे ना, जिनसे उनको सबसे ज़्यादा शिकायतें थी, उच्च वर्ग के लोग हिंदू समाज में या किसी भी समाज में, पैसे वाले लोग, सम्मानित लोग, तो उनके खिलाफ संघर्ष था। वही लोग अम्बेडकर का अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बात यह कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की सिद्धांतों से, वैल्यूज से या मैसेज से कितना एग्री करते हैं या एग्री करते भी हैं कि नहीं करते, इसका तो मुझे डाउट ही है। लेकिन इस पर सब एग्री करते हैं कि उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको अम्बेडकर रिप्रेजेंट करते हैं। और आज जो भी हो रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों की जो वोट की पावर है उसको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए बात होती है। अच्छा, आज के दौर में हिंदुत्व का जो है डेफिनेशन है वो लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है बनाते हैं। जो हमारे लीडर्स थे उस समय के, उनके लिए हिंदुत्व या हिंदू धर्म किस तरह से वो डिफाइन करते थे? मैं तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद है, क्योंकि वो ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जो पोस्टर बॉय है
आज के हमारे हिंदुत्व के लोगों के लिए। सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय तो बहुत पीछे हैं, विवेकानंद जो है वो पोस्टर बॉय है। अब बात यह है कि विवेकानंद ने क्या किया, कहीं अपनी पूरी फिलॉसफी में हिंदुत्व का नाम कहीं लिया है या हिंदुत्व को परिभाषित किया? कहीं आपने देखा? वो आदमी 1893 का जो शिकागो एड्रेस है उसी को पढ़ लें, और कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी को पढ़िए और पढ़ के आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो आदमी किस तरह का भारत चाहता था, और धर्म और जाति के बारे में उस आदमी की, या मानवता के बारे में उस आदमी के क्या विचार थे। उस एड्रेस में, शिकागो एड्रेस में मानवता की बात है, धर्मांधता के खिलाफ है, और जातिवाद के खिलाफ है, नफरत के खिलाफ है। ये सारी चीज़ें हैं उस भाषण के अंदर, जो आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश में। अफसोस की बात यह है कि जो विवेकानंद का नाम लेते हैं वो उस एड्रेस को ही नहीं पढ़ते, बाकी तो भूल जाइए। उसी एड्रेस को नहीं पढ़ते जो सबसे महत्वपूर्ण है, 1893 का शिकागो एड्रेस, जिसकी बात बार बार की जाती है। भाई उसको पढ़ के तो सुनाओ लोगों को। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये आदमी जब इतना कुछ कह के गया, फिर दूसरी बात, आप इतिहास की बात करते हैं, मुगलों को गाली देते हैं। विवेकानंद को पढ़िए, मुगल्स के बारे में क्या कहते हैं वो। 1892 में, 92 या 94 में पहली बार वो ताजमहल देखने गए, और साथ में उनके बहुत सारे शिष्य थे, शिष्याएं थीं, उसमें कुछ विदेशी भी थे। और ताजमहल को दिखाते हुए वो बहुत सी बातें करते हैं, और उसमें कहते हैं कि साहब ये तो ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि इसको देखने के लिए तो कई महीने चाहिए, ये कुछ 1-2 दिन में तो ये हो ही नहीं सकता। और फिर वो बहुत सी तारीफ वो लोग ही करते हैं। फिर आते हैं वो अकबर पर, वो कहते हैं मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ कि अशोक के बाद अगर इस देश में कोई शासक हुआ है तो वो सिर्फ अकबर है। और सबसे खूबसूरत बात उस आदमी के शासन की ये थी कि उस समय 16वीं सदी में उस आदमी ने रिलीजियस प्लूरलिज्म की बात की, सर्वधर्म संभाव जैसी कोई बात कहने की कोशिश की, सब धर्मों को समझने की कोशिश की। तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? तो ये विवेकानंद लिख रहे हैं मुगलों के बारे में। तो आज जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, विवेकानंद के बारे में बात करते हैं, कम से कम ये पढ़ तो लें। लेकिन मुगल्स की एट्रोसिटीज को भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एट्रोसिटीज क्या हैं? चाहे वो औरंगजेब के ज़माने की हो। बिल्कुल करना चाहिए, वो सब इतिहास में दर्ज है। औरंगजेब की भी दर्ज है। चोलाज ने चारवाक उनके साथ सातवाहनास के साथ किया, वो भी दर्ज है। और हर्ष ने जो किए वो भी दर्ज है। मतलब ये उस वक्त के जो राजा हैं वो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो उस पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन औरंगजेब के लिए तो कहा जाता है ना, खास तौर पर जो हिंदूज थे उनके खिलाफ बहुत बात यह है कि औरंगजेब ने जो भी कुछ किया हिंदूज के खिलाफ, वो तो सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बात यह है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी कही जाती हैं जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से आती हैं, वो नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो औरंगजेब के बारे में कही जाती हैं जो हमारे रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। औरंगजेब उस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, जहाँ जिसकी तलवार मजबूत है वो राज करता था। बिल्कुल, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी मिली थी। अच्छा, गद्दी भी ऐसी भी, उसने अपने भाइयों को मारा, अपने बाप को जेल में रखा। आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और तो वो उसको जस्टिफाई कौन कर सकता है? ना उसको आप अच्छा कह सकते। लेकिन उसके साथ साथ औरंगजेब जब लड़ रहा है दारा शिकोह से, अपने भाई से और भाइयों से, हमारे जो राजपूत हैं वो क्या कर रहे हैं? बड़ी तादाद में राजपूत औरंगजेब के साथ हैं दारा शिकोह के खिलाफ सक्सेशन की लड़ाई में। क्यों? इसलिए क्योंकि वो औरंगजेब को ज़्यादा मजबूत समझते थे एज ए रूलर,
उनकी स्टेट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल। औरंगजेब के क्योंकि वो मजबूत शासक था, मजबूत व्यक्ति था, उसके जीतने पर उनका अपना भविष्य ज़्यादा सेफ था। तो वो हिंदू मुसलमान स्टेबिलिटी देखते थे। हिंदू मुसलमान तो हम देख रहे हैं ना आज, उन राजपूतों ने नहीं देखा। आज के नज़रिए से हम देख रहे हैं। तो जो राजपूत ये औरंगजेब की एट्रोसिटीज़ हैं, धर्मांधता है, वो तो रिकॉर्डेड है, उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता, ना करना चाहिए, था ही। लेकिन अगर हम थोड़ा नज़रिया बड़ा करें, क्योंकि देखिए उस शताब्दी में पूरी दुनिया में क्या हो रहा था, बिल्कुल 17वीं 18वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में किस तरह से जो है कंपैरेटिव हिस्ट्री देखिए ना, आपके यहाँ जो हो रहा है और यूरोप में क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करें। मतलब वो इसी पीरियड में जब मुग़लों की बात होती है, औरंगज़ेब की बात तो मैं करता नहीं, क्योंकि औरंगज़ेब के बारे में जो कहा जाता है उसमें ज़्यादातर जो एट्रोसिटीज़ वगैरह हैं, धर्मांधता है, वो तो सारी रिकॉर्डेड है, उसको कोई डिफेंड न कर सकता, न करना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शिया सुन्नी को लेके भी उसने बहुत से काम किए, मुसलमान ही थे शिया, उनका भी उत्पीड़न किया, अपने भाइयों को मारा, अपने भाई को मारा, वो सब ठीक है। अच्छा, उसी पीरियड में ये धर्म का बात नहीं है, बहुत सारे हिंदू राजा हैं जो इसी तरह से गद्दी पे बैठे हैं। अशोक ने अपने भाइयों को मारा था वर्षों पहले, तो ये एक परंपरा चली आई है उस पीरियड के दौर में। उस दौर में था, उसमें किसी को आज हमें अजीब लगता है ना 2025 में, हम 2025 का हिंदुस्तान थोड़ी देख सकते हैं उस पीरियड में। बिल्कुल, ये तो डेमोक्रेटिक दुनिया है, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो हम वो मुगलों में ढूंढने की कोशिश करें या अशोक में ढूंढने की कोशिश करें, वो नहीं हो सकता। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम जो इतने बड़े बड़े अत्याचार की बात करते हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार मुगलों ने कर दिए, ये नहीं सोचते कि उसी पीरियड में तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं, उसी पीरियड में सूरदास हैं, उसी पीरियड में कबीर हैं। कबीर इस्लाम के ख़िलाफ़, हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, वो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, और कोई कुछ नहीं कह रहा उस आदमी को। भाई कैसे अलाउ हो गया? और वो भी इस टाइम पे जब तलवार ही 15th सेंचुरी में क्या मिनट लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि उस पीरियड में सिर्फ खून खराबा नहीं था। It was not a conflict zone. It was a period where all sorts of things happened, good and bad. तो हम इन अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं कि तुलसीदास और रहीम की दोस्ती क्या थी। अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के नवरत्नों में है, वो तुलसीदास के दोस्तों में थे, और यहाँ तक कहा गया है कि वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे तुलसीदास को। दोनों कवि थे, रहीम के दो है, अब पढ़ते ही रहे हैं हम। तो ये जो पीरियड है, इसमें ये सब कुछ भी देखने को मिलता है, जिसको हम भूल जाते हैं, सिर्फ अत्याचार की बात करते हैं। अच्छा, ये अपने फ्रीडम फाइटर्स पे अगर हम आएँ, तो ये मैं जानना चाहूँगा आपसे एज ए हिस्टोरियन, आपको क्या लगता है अगर नेहरू पहले प्रधानमंत्री नहीं होते, आप किसको देखते कि देश को बेहतर दिशा में उस समय ले जाने की पोटेंशियल था, किस नेता में? ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन उस समय मुझे नहीं लगता है कि मेरा ये आई मे बी लिटिल बायस्ड ऑन दिस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेहरू से बेहतर चॉइस उस समय कोई थी जो अवेलेबल चॉइस थी। आप खुद नजर दौड़ा के देखें ना, गांधी जो इस रेस से बाहर ही थे, वो तो बिल्कुल। हाँ, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, ये चार तो बड़े नाम आते हैं। उसके बाद फिर और बहुत सारे नाम हैं, गोविंद बल्लभ पंत, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस तो रहे नहीं, चले गए वो तो देश से। मान लीजिए उन्होंने वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा ना दिया होता तो भी क्या होता, तो भी मतलब कैसे जाता वो, क्या वो तो नेहरू के साथ रहते ना, तो नेहरू के दोस्तों में थे, कोई कंपटीशन तो था नहीं उनमें, ना वो प्रधानमंत्री के पद की कोई रेस में थे, ना वो रेस शुरू हुई थी उस समय तक। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप कोई बहुत जो अवेलेबल चॉइस है उस समय, जिसमें बोस नहीं है, जिसमें पटेल
उस वक्त की चॉइस नहीं है। पटेल की ना स्वास्थ्य सही है, ना वो चॉइस है, ना गांधी की चॉइस है, ना पटेल खुद उस रेस में शामिल है। लेकिन स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं था, इसके बावजूद जो इतनी सारी रियासतें थी उन्हें जोड़ने का। फिर ये बार बार मैं कहता हूँ, सरदार पटेल जो हैं वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो होम मिनिस्टर हैं। वो होम मिनिस्टर ने ही नहीं किया, सरकार के फैसले होते हैं जिसमें सरकार के सब लोग शामिल हैं, सबकी सपोर्ट शामिल है, चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हो। लेकिन एक आयरन फिस्ट तो चाहिए होती है। वो तो आयरन फिस्ट की क्या जरूरत थी भाई, वो तो एक मजबूत सरकार बनी, उस सरकार ने स्टैंड लिया जिसमें सरदार पटेल जाहिर है कि एक गृह मंत्री होने के नाते वो सबसे आगे थे, उनको करना ही था, फैसले उन्हीं को करने थे। आपको क्या लगता है कि आज़ादी के बाद जो कांग्रेस का शासन रहा, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को क्या नेग्लेक्ट किया गया? पता नहीं नेग्लेक्ट किया, मतलब काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स तो मतलब आज के दौर में कहा जाता है कि नहीं, मतलब हर पार्टी एक फ्रीडम फाइटर को जो है के साथ अलाइन होना चाहती है, उनको ही दिखाना चाहती है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ नेग्लेक्ट? नहीं, कांग्रेस के समय में तो बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो देखिए कुछ फ्रीडम फाइटर्स तो ऐसे थे जो लेफ्ट के साथ गए फॉर्मली। कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी, जो भगत सिंह के जो साथी हैं बहुत सारे, वो तो लेफ्ट का हिस्सा बने। उसमें शिव वर्मा है, उसमें जयदेव कपूर है, उसमें पृथ्वी सिंह आज़ाद हैं, उसमें और बहुत सारे लोग हैं। तो वो तो एक लेफ्ट का हिस्सा हो गए। तो वो जाहिर है कि सरकार जब बनी, वो सरकार से भी सहमत नहीं थे। वो कहते ये सरकार बनी है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये आज़ादी अधूरी है ना। तो ये सब उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उस समय की। तो उन लोगों का तो एक अलग ही आप कर दीजिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मिनिस्टर बने। अब हम खोद के निकाल रहे हैं कि भाई कोई मार्जिनलाइज रहे होंगे ज़रूर, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, उसमें जिक्र नहीं हुआ किताबों में, उन्हें कहीं ना कहीं छोटे से पैरे में समेट दिया गया। पता नहीं कौन, कोई नाम मुझे बताया जाए तो मैं बताऊं, ऐसा कौन सा नाम है? ऐसे सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। हाँ, वो सोशल मीडिया पे तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक अभी भी चल रहा है, वो स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब वो लोग अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ते रहते हैं बेचारे। अब से नहीं लड़ रहे, पिछले 40 साल से 50 साल से लड़ रहे हैं। तो उनको अब भगत सिंह जैसे लोग अगर ज़िंदा होते तो वो भी उसी भीड़ में शामिल होते पेंशन की लड़ाई में। क्या करते? क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे सवाल आप उठा सकते हैं, उठाने भी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कहना कि उनको कुछ नहीं मिला, या उनको बहुत लोगों को मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला, सब तरह के लोग हैं। अब जो सरकार बनी थी वो सबसे फ्रीडम फाइटर्स ही तो थे, चाहे वो सेंटर में सरकार में शामिल हो या स्टेट्स में जो मिनिस्टर्स बने, चीफ मिनिस्टर्स बने, वो सब आज़ादी के आंदोलन से जुड़े लोग थे। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी से लोग, कांग्रेस पार्टी तो फ्रीडम पार्टी थी, और कौन सी थी? वो तो पार्टी तो बाकी बाद में आई सब। तो जब ये लोग थे उसमें शामिल, तो फिर उसके बावजूद कुछ लोग रह गए, तो जाहिर है वो तो एक जाहिर है क्या दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था। अच्छा, जो गांधी जी की हत्या के लिए जो गोडसे के जो जस्टिफिकेशन है दी जाती है कि मुस्लिम्स को फेवर किया या उनकी वजह से पार्टीशन हुआ, जितनी भी जस्टिफिकेशन दी जाती हैं आज के समय में, आपका उन पर क्या कहना है? कुछ नहीं है, ये सब तो एक मतलब बहुत ही धर्मांध किस्म के लोग थे, जो एक बहुत ही संकीर्ण सोच रखते थे और उसको कल्टीवेट करते थे। एक बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में कल्टीवेट किया जाता था, और चाहे उसमें हिंदू महासभा, ये सब वो लोग थे जो मुस्लिम लीग जिस तरह का काम कर रही थी, मुसलमानों में सांप्रदायिकता फैलाने की बात करती थी, जिसके नाम पर उन्होंने मुल्क बनाया, धर्म के नाम पर, 2 नेशन थ्योरी के नाम पर।
उसी तरह की सोच के ये लोग हैं जो धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद की बात करते थे, हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते थे। तो उसमें मैं दोनों में कोई फ़र्क नहीं समझता हूँ। हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रवाद हो गया, वो भी सांप्रदायिक है, उतना ही सांप्रदायिक है जितना मुस्लिम राष्ट्रवाद मुस्लिम लीग का है। और ये आज़ादी से पहले भी था और उसके बाद भी चल रहा है और आज तक जिंदा है। तो गॉडसे की जो सोच है वो उसी धर्मांधता का एक मिसाल है जिसने गांधी में प्यार मोहब्बत की बात करने वाला एक इंसान पाया जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के खिलाफ था, जिससे ये लोग सहमत नहीं थे। तो ये तो इनकी प्रॉब्लम तो एक्चुअली इनकी है, क्योंकि इनकी सोच की प्रॉब्लम है। गांधी ने तो कोई गलत काम नहीं किया भाई, गांधी तो भाईचारे की बात कर रहा है। उस भाईचारे को आप तोड़ना चाहते हो, उससे आपको नफरत है। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं, 2025 चल रहा है। आप देखते हैं कि आज का भारत वैसा भारत है जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो है इमेजिन किया था कि ऐसा होगा? कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, बहुत सी डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं लोगों की, अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं इस मुल्क में, और अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, जातियां हैं, जिनमें बहुत सारे मतभेद रहे हैं और सबकी एस्पिरेशंस अलग हैं। उन सबको पूरा करना बहुत आसान काम नहीं है किसी भी सरकार का। जो भी कुछ हासिल हुआ है वो 200 साल के कॉलोनियलिज्म के बाद जो भारत बना था 1947 में, आप उस भारत को सोच के देखें। वो भारत था जिसमें 85% इलिटरेट थे, 15% लिटरेसी थी, जिसमें हमें महिलाओं को अधिकार नहीं थे, जिसमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ थी, रिलीजन के बेसिस पर, जाति के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, इकोनॉमिक आधार पर। तो उन इनइक्वालिटीज़ से भरा हुआ देश, आज़ाद देश हमें मिला। अब ये चैलेंज उन लोगों के सामने था जिनको सरकार चलाने का जिम्मेदारी मिली, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री बने। नेहरू का जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात होती है, that was not Nehru's alone idea of India, that was the idea of the whole conglomerate, which got together. It is known as Nehru's India. It was not just Nehru's India. It was Patel's India, it was Azad's India, it was Rajendra Prasad's India, and it was the India of all the dreams of all these people. तो जिसको नेहरू रिप्रेजेंट करते हैं, because he was the most articulate amongst all of them. He wrote extensively, he spoke extensively, and he was the prime minister. तो जाहिर है कि वो उनके नाम से उसको आप पहचानते हैं। लेकिन जो भी कुछ भारत, यहाँ तक हमारा भारत पहुँचा है, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी हद तक हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हम सिर्फ क्रिटिकल नहीं हो सकते, क्रिटिकल होने के लिए भी बहुत गुंजाइश है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ तब पढ़ सकते हैं जब बढ़ सकते हैं आगे, जब आप सवाल करें। बिल्कुल, सवाल करना हमारी साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच का हिस्सा है ना। तो वो तो मैं अधिकार किसी से भी नहीं लेना चाहूँगा। सवाल उठाइए। अच्छा, सवाल उठते हैं, सवाल उठाते हैं, सोशल मीडिया पे सवाल उठाते हैं। जो ये सवाल उठा रहे हैं युवा, चैट जीपीटी से या व्हाट्सएप फॉरवर्ड से पढ़कर सोशल मीडिया पर आकर जो है सवाल उठा रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज अगर उनके लिए मैसेज ये है कि वो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करें। बिना पढ़े सवाल आप नहीं उठा सकते। अगर आप कोई भी सवाल जहालत से आता है तो वो सवाल, उस सवाल की में वो वैल्यू नहीं रह पाती। इट्स नॉट वर्थ उसकी तब है जब आप वो सवाल सोचा समझा सवाल हो, जिसमें सोच हो, जिसमें आपने लगे कि आपने वाकई कुछ पढ़ा है, समझने की कोशिश की है। आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आप सवाल उठाएं, आप ऐसी चीज़ों को क्वेश्चन करें जो एक्चुअली थी ही नहीं, तब मुश्किल होती है। आप सवाल उठाइए, लेकिन आप पहले कम से कम सवाल उठाने से पहले आप खुद तो समझने की कोशिश करें, अपने भारत को समझें, अपने लोगों को समझें, आप प्यार मोहब्बत को समझने की कोशिश करें, किस तरह का हिंदुस्तान हमारा होना चाहिए।
विरासत में हमें किस तरह का राष्ट्रवाद मिला, हमें जो राष्ट्रवाद मिला, जो हमारे लोगों ने दिया, वो उनकी वैल्यूज क्या थी, वो कॉम्पोजिट राष्ट्रवाद है, वो मिला जुला राष्ट्रवाद है। उसमें धर्म जाति के नाम पर भेदभाव नहीं है। सबसे पहले तो हमें वो भूलने की ज़रूरत है ना, बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी। तो विरासत हमें मिली एक प्रोग्रेसिव सोच ना, प्रोग्रेसिव जो फॉरवर्ड लुकिंग, कॉम्पोजिट, भाईचारा, प्यार मोहब्बत, ये हमारी विरासत है। ये हमारी राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है, जिसको हमें संजो के रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अफसोस ये है कि हम उससे थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात आपने कही। बहुत सोचने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि जितने भी युवाओं ने ये पॉडकास्ट देखा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ जानने को नया ज़रूर मिला होगा। फ़िलहाल TV9 पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।